अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यह है बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से एक बनता है। वो बेसिकली जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा होता है ना, वो चैप्टर नंबर 4 में भी आप पढ़ चुके हो, सॉलिड पोर्शन में। वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है जी, व्हाट आर लेटेस्ट एनर्जी, गिव एग्जाम्पल। लेटेस्ट एनर्जी क्या है, इसकी मिसाल दें। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और बॉर्न-हैबर साइकिल पूरे का पूरा अगर देखा जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 7 का ये लास्ट वाला टॉपिक है, और इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, नहीं, ये नॉर्मल इंपॉर्टेंट है। इसकी निस्बत 3 जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के वो है हेसेस लॉ, इसको खुसूसन कीजिएगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। ये 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पास पेपर उठा के देख लो, आपको 90% पास पेपर में इन्हीं 3 में से एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एंड हेसेस लॉ। तो अब बॉर्न-हैबर साइकिल को अगर देखा जाए तो इसकी एक छोटी सी स्टेटमेंट है, वो क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन कर देता हूं। डेफिनेशन एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज कह सकते हो, एंथैल्पी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस, इन अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में जो एनर्जी में तब्दीली आती है ये किसके बराबर होती है, इज ऑलवेज, ये हमेशा बराबर होती है, ऑलवेज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर आएगी। इस तरह की हमने हेसेस लॉ में एक फॉर्म पढ़ी थी, समेशन चेंज इन एंथैल्पी इन अ साइक्लिक प्रोसेस इक्वल टू 0। बेटे हेसेस लॉ को की बात की जाए ना, हेसेस लॉ की एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन बॉर्न-हैबर साइकिल है। बॉर्न-हैबर साइकिल बेसिकली एप्लीकेशन है किसकी, हेसेस लॉ की, और पूरे का पूरा बॉर्न-हैबर साइकिल बेस करता है हेसेस लॉ पे। तो नेक्स्ट बात हम यही लिखेंगे, बॉर्न-हैबर साइकिल, बॉर्न-हैबर साइकिल, जो बॉर्न-हैबर साइकिल है इज एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन, ये बेसिकली एप्लीकेशन है किस चीज की, एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ, हेसेस लॉ, ये हेसेस लॉ की एप्लीकेशन है। ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने बेसिकली बॉर्न-हैबर साइकिल को यूज़ करना है लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। बॉर्न-हैबर साइकिल कैन बी यूज्ड, बॉर्न-हैबर साइकिल, हैबर साइकिल कैन बी यूज, बॉर्न-हैबर साइकिल का इस्तेमाल किया जा सकता है, कैन बी यूज टू डिटरमाइन, मालूम करने के लिए, डिटरमाइन द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ, लेटेस्ट एनर्जी को, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड्स। वजह अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करूं तो ये अमूमन इस्तेमाल किया जाता है बाइनरी कंपाउंड की, बाइनरी कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी को मालूम करने के लिए। अब यहाँ पे वर्ड मैंने इस्तेमाल किया बाइनरी। बाइनरी वर्ड का मतलब होता है 2, बाई मीन होता है 2, बाइनरी कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसमें से 2 ही एटम्स हो, मसलन NaCl बाइनरी कंपाउंड है, सही है। तो इसके आगे इस तरह करके बाइनरी NaCl, KCl, एक सोडियम में क्लोरीन है, पोटाशियम में क्लोरीन है। तो इसी तरह हमारे पास NaF, सोडियम फ्लोराइड, ये सारे के सारे कंपाउंड है हमारे पास बाइनरी, जिसमें 2 ही एटम हो। इस तरह कंपाउंड को नाम दिया जाता है बाइनरी का। अब हम यहाँ पे बेसिकली एक्सप्लेनेशन करनी है, एक डायग्राम दी गई है, उस डायग्राम को समझिएगा और हम किस तरह लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लेटेस्ट एनर्जी, क्योंकि हमने बॉर्न-हैबर साइकिल को यहाँ पे भी एक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो जो कंपाउंड है वो NaCl है। सबसे पहले मैं लेटेस्ट एनर्जी की बात करूँगा कि लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है। लेटेस्ट
एनर्जी। इधर देखो, मेरे पास ना आम खाने का नमक बनाना है ना, Na+ आयन Cl- आयन मिलेंगे तो क्या बनेगा, NaCl। और आपको मैंने एक बात बता रखी है, जब भी बॉन्ड बनता है उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास Na+ और Cl- एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, बॉन्ड बन रहा है। और जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा होता है वो बेसिकली आयनिक इन नेचर होता है। वो कौन सा बॉन्ड है, आयनिक इन नेचर होता है। तो ये दोनों आपस में जुड़े, आयनिक कंपाउंड बन गया। इसमें जो एनर्जी निकली है, किसी भी आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए जब आयन्स आपस में मिल रहे होते हैं उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। सही है, तो हम डेफिनेशन करने लगे हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड, एनर्जी की वो मिकदार जो निकलती है कब, व्हेन 1 मोल ऑफ, जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 मोल आयनिक कंपाउंड बने, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ये बन जाए फ्रॉम इट्स आयन, फ्रॉम इट्स गैसियस आयन, गैसियस आयन्स। 1 मोल आयनिक कंपाउंड बने अपने गैसेस आयन मिलने की वजह से, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी। और NaCl की जो लेटेस्ट एनर्जी है ये है डेल्टा H -787 किलो जूल पर मोल। और अगर याद है ना हेसेस लॉ की एप्लीकेशन, हेसेस लॉ की एप्लीकेशन में ये बात कही थी, अगर किसी चीज़ की आप एनर्जी डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते तो आप उसको इनडायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। तो लेटेस्ट एनर्जी को डायरेक्टली मालूम नहीं किया जा सकता। इसकी रीज़न ये होती है कि कब Na+ बनता है, आप Na+ और Cl- को अकेले को आप रख ही नहीं सकते किसी जगह पे। अब जब भी NaCl बनाते हो तो आप क्लोरीन गैस को और सोडियम मेटल को लेते हो, आपस में मिलाते हो और हमारे पास NaCl बन जाता है। उस वक्त की एनर्जी निकाली जा सकती है, लेकिन आयन आप नहीं ले सकते क्योंकि आयन्स अनस्टेबल होते हैं, ये फौरन रिएक्शन कर जाते हैं। इसको रिएक्शन के अंदर हम निकाल ही नहीं सकते। हाँ, अगर किसी तरीके से हम रिएक्शन में से आयन को अलग कर लेना, फिर 1 मोल Na+ आयन और 1 मोल Cl- आयन लेके उनको मिलाएं, उस वक्त जो एनर्जी निकलेगी उसको मेजर कर लें, मालूम की जा सकती है। लेकिन मैंने अभी बता दिया है कि आयन्स कभी भी आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि आयन हाईली अनस्टेबल होते हैं। सही है, तो अब एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। अब एक्सप्लेनेशन में ना छोटी सी एक डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को समझिएगा। हेसेस लॉ में एक बात कही थी कि अगर एक रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है उसमें जो एनर्जी चेंज आता है, और अगर कोई रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है वही रिएक्शन 2 स्टेप में करवा दो तो उसमें जो एनर्जी चेंज आता है वो हमेशा बराबर होता है। मैंने ना क्या किया, जब हम चेक कीजिएगा, मैंने Na मेटल ली, यहां पे मैं सॉलिड लिखूंगा S, मैंने क्लोरीन गैस ली Cl2, यहां पे G लिखूंगा। सही है, ये दोनों को मिला देता हूं। पहला तरीकाकार ये है कि इन दोनों को डायरेक्टली मिला दो, मिलाने के बाद हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो होगा NaCl। क्या बनेगा हमारे पास, NaCl। एक तरीका ये, यहाँ अगर 1 यहाँ पे लगाना तो यहाँ पे आपको हाफ लगाना पड़ेगा अगर ये करना है। और इसको हम इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं, और डेल्टा H F से ज़ार करते हैं और इसकी वैल्यू थी 411 किलो जूल पर मोल। मतलब आप अगर सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस को डायरेक्टली मिलाते हो तो इस वक्त इतनी एनर्जी निकलती है। इसका दूसरा तरीकाकार भी है। एक स्टेप ये है कि आप पहले क्या करो, सोडियम मेटल को किस में कन्वर्ट करो, Na+ आयन में। Cl मेटल को किस में कन्वर्ट करो, Cl- आयन में। भले यहां पे जो एनर्जी में तब्दीली आएगी मैं इसको कहूंगा ये डेल्टा Hx है। क्या डेल्टा Hx, और ये x क्यों लिखा है, क्योंकि भी अननोन है, आगे जाके हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखो आयन्स बन गए, Na भी कन्वर्ट हो गया आयन में और Cl भी कन्वर्ट हो गया आयन में। अब जब ये वाले आयन आपस में मिलेंगे तो हमारे पास NaCl बनेगा। और हमने यहाँ बात कही है कि जब आयन्स आपस में मिले और एक कंपाउंड बन जाए आयनिक कंपाउंड, तो उस वक्त जो एनर्जी निकले इसको लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। तो आप यहाँ पे डेल्टा H लेटेस्ट निकाल सकते हो, जो कि हमें नहीं पता।
LAT मैं लिख देता हूँ, LAT, ठीक है। अब ये तो था ये छोटा सा साइकिल। अब यहाँ में थोड़ी सी बातें मैं लिखूंगा। इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, टू वेज कह सकते हैं या पाथ कह सकते हैं, दो रास्ते हम इख्तियार कर सकते हैं। एक ये है कि डायरेक्टली, और एक ये है कि आप इस साइड से यहाँ पे, दो रास्ते बनेगा NaCl। इन फॉर्मेशन ऑफ NaCl, टू वेज या टू पाथ कैन बी फॉलोड। अगर हमारे पास डायरेक्टली Na इन फर्स्ट पाथ फॉलोड, या सिंपल कह देते हैं द एनर्जी चेंज इन अ सिंगल स्टेप इज इक्वल टू द एनर्जी चेंज इन टू स्टेप। द डेल्टा HF is equal to the sum of delta HF and delta HX and delta H lattice। चलो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करने लगा हूँ बच्चे। ये इक्वेशन बनेगी डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन या फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा HX प्लस डेल्टा H लेटिस। अब मैं यहाँ से क्या निकालना चाहता हूँ, लेटिस एनर्जी निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा HX को उठा के दूसरी साइड पे माइनस करूँगा, सही है। तो हमारे पास ये वाली जो चीज़ बनेगी डेल्टा H लेटिस, और ये वाली वैल्यू याद रखिएगा माइनस में, थोड़ी सी गलती होगी, ये वैल्यू माइनस में। और वैल्यूज़ आपको यहाँ पे काफ़ी सारी याद रखनी पड़ेगी, काफ़ी सारी वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेगी, कुछ हम पहले यूज़ कर चुके हैं। तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा HX को उठा के इस साइड पे लेके आऊँगा, क्या बन जाएगा डेल्टा H फॉर्मेशन माइनस डेल्टा HX। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने जो जितना भी नेक्स्ट प्रोसीजर करना है ना, वो तो किस चीज़ को मालूम करने के लिए करना है। मेरे पास एक चीज़ की वैल्यू है, वो है डेल्टा HF फॉर्मेशन या फ्यूजन, उसकी वैल्यू है मेरे पास -411 किलो जॉल पर मोल। लेकिन किसकी वैल्यू नहीं है, इसकी। अब जितना भी हमने यहाँ पे काम करना है वो सारा का सारा काम इसकी वैल्यू को मालूम करने के लिए करना है। आप चेक कीजिएगा ज़रा इसको, पहले एक डायग्राम बनाऊंगा, पहले समझेंगे, बाद में इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखो मेरे पास Na मेटल है। एक रास्ता ये है कि आप Na मेटल को लो जो कि सॉलिड है, और साथ में आप लो क्लोरीन को जो कि इसको मैं ½ Cl2 लिख देता हूँ। क्लोरीन गैस है। अब इन दोनों को मिलाओ, मिलाने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा NaCl। मैं इसको ना थोड़ा सा देखो, इन दोनों को लेके मिलाता हूँ तो हमारे पास क्या बन जाता है NaCl। इस वक्त जो एनर्जी में चेंज आती है इसको मैं कहता हूँ डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF, और इसकी वैल्यू है 411 और माइनस का किलो जूल पर मोल। मुझे याद रखिएगा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उसका एरो आएगा नीचे की तरफ, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा उसका एरो आएगा ऊपर की तरफ। मतलब जहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी वो एरो हम लगाएंगे नीचे की तरफ, और जहाँ पे एनर्जी हमें देनी पड़ेगी या एब्जॉर्ब होगी उसका एरो लगाएंगे ऊपर की तरफ। अच्छा, अब ना हमने पता क्या किया, हमने इस चीज़ को लेके आगे, अब सुनते जाइएगा मेरी बातें। भाई मेरे पास सोडियम ना सॉलिड फॉर्म है। सॉलिड फॉर्म मतलब क्या है कि सारे के सारे एटम आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं। क्या हुए हैं, सारे के सारे एटम आपस में जुड़े हुए हैं। मुझे चाहिए एक एटम, तो मैं क्या करूँगा, इसको गर्म करूँगा, अलग अलग एटम में कन्वर्ट करूँगा। अब जो एनर्जी मुझे एक एक एटम में कन्वर्ट करने के लिए देनी पड़ेगी उसको कहते हैं ऑटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। तो फिर ये किससे कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से किस में चला जाएगा, एक एटम गैसीय स्टेट में चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, कुछ एनर्जी दी जिसमें आपका ये वाली जो चीज़ है ये सॉलिड से कहाँ पे गया, सॉलिड से गैस में गया, बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे मैंने रखी।
और यहां पे जो डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ Na, ये एटमाइजेशन किसकी, सोडियम मेटल की कितनी वैल्यू है, वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको 121 किलो जाउल पर मोल। नेक्स्ट स्टेप में पता क्या होगा, सोडियम है, सोडियम किस में कन्वर्ट करना है आपने, ये अभी यहां से यहां पे जा रहे हैं, ये सारे स्टेप में यहां से यहां पे जाने के लिए कर रहा हूं। सोडियम किस में कन्वर्ट करना है, आयन में। आयन मतलब क्या है, किस तरह कन्वर्ट होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा यहाँ पे निकाल देगा, और हाफ Cl2 वैसे का वैसा रहेगा। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे जो डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ, आई लिखूंगा, आयोनाइजेशन ऑफ Na है, ये कितनी वैल्यू है हमारे पास, 496 किलो जाउल पर मोल है, 496 किलो जाउल पर मोल है। अब ये तो कन्वर्ट हो गया आयन में। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें मजीद क्लोरीन नहीं चाहिए, Cl2। Cl2 का मतलब पता है क्या है, दो क्लोरीन एटम आपस में जुड़े हुए, आपको चाहिए कि एक क्लोरीन एटम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दो क्लोरीन एटम जो आपस में जुड़े हुए हैं इनको अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग करने के लिए मुझे मजीद एनर्जी देनी पड़ेगी, अलग अलग करने के लिए मुझे यहाँ पे मजीद एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जैसे ही मैं एनर्जी दूंगा तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी, Na++ एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और साथ में क्लोरीन एटम बनेगा। अब ये क्या होगा, क्लोरीन एटम, और हाफ Cl2 का मतलब ये हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल था, दोनों एटम को अलग अलग कर दिया, और इसको भी एटमाइजेशन कहते हैं। डेल्टा एच एटमाइजेशन फॉर Cl, अकेला Cl आएगा, डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। ये कितनी वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू है हमारे पास 108 किलो जाउल पर मोल। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो एक क्लोरीन, ये एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, आपको पता है NaCl जब बनता है तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है। अब क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेने के लिए जो एनर्जी रिलीज करना पड़ती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी हुई है कि वो एनर्जी जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को दाखिल करते वक्त निकलती है, देनी नहीं पड़ती, निकलती है, उसको इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सकते हैं, या सिंपल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही होती है, निकल रही होती है, रिमूव हो रही होती है। तो हमारे पास बन जाएगा Na+ साइन, और साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेगा, और क्या बन जाएगा, Cl- साइन। और यहाँ पे जो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन है वो है 349, और माइनस का 349, और ये हम पढ़ चुके हैं, हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एग्जांपल में क्लोरीन की एग्जांपल लिखी थी, चेक करो। हमने यहां से लेके यहां तक कन्वर्ट करने के लिए, अभी यहां से लेके यहां तक, ये डेल्टा एच एक्स है, ये क्या हमारे पास डेल्टा एच एक्स है। ये सारे का सारा काम किया हमने किस चीज़ को मालूम करने के लिए, डेल्टा एच एक्स को मालूम करने के लिए। अब देखो Na+ भी बन गया और Cl- भी बन गया। नेक्स्ट क्या होगा, ये वाली चीज़ आपसे मिलेगी, और हमारे पास क्या बन जाएगा, NaCl। और इस वक्त जो एनर्जी निकलेगी उसको हम कहेंगे डेल्टा एच लेटिस, और ये हमने कैलकुलेट करनी है। ये है बेसिकली साइकिल। अब इस साइकिल में आपको वैल्यूज़ याद करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको, जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हैं, -411, 121, 496, 108, 349, और लेटेस्ट एनर्जी किस तरह कैलकुलेट करेंगे वो आगे हम देखते हैं। अब इसमें कुछ ना कुछ वर्डिंग भी लिखनी पड़ेगी, हेडिंग बनाते जाओ। अगर मैं कहता हूँ ये साइकिल बना लिया ना, वर्डिंग लिखने में कोई मसला नहीं आएगा। वर्डिंग क्या हम यहां से लिखेंगे, हेडिंग देंगे डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ Na। इसमें क्या लिखेंगे, सोडियम मेटल इज कन्वर्टेड इनटू एटम्स, Na metal is converted
इनटू एटम्स। कैसे? सोडियम जो सॉलिड है ये कन्वर्ट होगा किसमें? सोडियम गैस में। और यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो कितनी है? ये कहता है डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ, बस डेल्टा एच एटोमाइजेशन लिखूंगा क्योंकि वो पता है हमें सोडियम की है। और ये है वैल्यू 121 किलो जाउल पर मोल। नेक्स्ट क्या हमारे पास एटोमाइजेशन के बाद? डेल्टा एच आयोनाइजेशन फॉर डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज, सॉरी Na atom lose 1 electron when energy is provided, जब हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी इज प्रोवाइडेड। और इसको आप किस तरह लिखोगे? देखो ये हमारे पास सोडियम एटम है, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Na+1 में, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। डेल्टा एच आयोनाइजेशन जो है ये है 496 किलो जाउल पर मोल, 496 किलो जाउल पर मोल, ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन एटम। क्लोरीन molecule is converted into क्लोरीन एटम। और इसको कहते हैं डेल्टा एच एटोमाइजेशन। मतलब यहाँ पे Cl2 इज कन्वर्टेड इनटू हाफ Cl2 इज कन्वर्टेड इनटू Cl एटम। और यहाँ पे डेल्टा एच एटोमाइजेशन जो है वो हमारे पास क्या होगी? 108 किलो जाउल पर मोल। नेक्स्ट क्या हमारे पास? डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन अटेन या अटेन कहेंगे अटेन 1 इलेक्ट्रॉन, अटेन 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ करेक्शन कीजिए, छोटी सी चीज़ इनकरेक्ट होगी। यहाँ पे 108 है भैया, वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ 121 है, तो यहाँ पे 121 आएगा और यहाँ पे 108 है, बस बाकी सही है। और क्या है हमारे पास? क्लोरीन एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास जब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम लेता है तो ये बन जाता है Cl माइनस आइन। और इस वक्त जो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो है -349 किलो जाउल पर मोल। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे क्या? डेल्टा एच एक्स वैल्यू को पुट करोगे, लेटेस्ट एनर्जी आ जाएगी। और डेल्टा एच एक्स हेडिंग दोगे कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच एक्स। डेल्टा एच एक्स की हम कैलकुलेशन करने लगे और डेल्टा एच एक्स विल बी इक्वल टू, डेल्टा एच एक्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दिस एनर्जी। आप पहले लिखोगे डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ Na प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ Na प्लस डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl। तो हमारे पास आएगा डेल्टा एच एक्स विल बी इक्वल टू, सबकी वैल्यूज पुट करो, यह है 108 प्लस 496 प्लस 121 माइनस ये वाला क्या हमारे पास माइनस 349। तो ये सारी वैल्यूज ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर है? किसी के पास कैलकुलेटर है तो इनको चेक करें क्या आता है आंसर, नहीं तो बुक के ऊपर से देख लो।
क्या है आंसर? नहीं, ये तो ओवरऑल एनर्जी है ना, 376 आएगा आंसर, 376 किलो जाउल पर मोल। डेल्टा एच एक्स आ गई है, वैल्यू को पुट करो इस इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यूज, आपने वैल्यूज को पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को क्या करना है, आपने पुट करना है। भाई वैल्यूज को पुट करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा एच लेटिस विल बी इक्वल टू, डेल्टा एच लेटिस इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन माइनस डेल्टा एच एक्स। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन कितनी है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमें पता है -411, ये माइनस फार्मूले वाला, और डेल्टा एच एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने 376। तो यहां पुट करोगे 376 सॉल्व करोगे तो -411 माइनस 376, द आंसर विल बी -787 किलो जाउल पर मोल, और -787 किलो जाउल पर मोल is the latest energy of NaCl, is the latest energy of NaCl। ये NaCl की लेटेस्ट एनर्जी है। सही, तो अब इस क्वेश्चन की मैं फिर बता दूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई एक लॉन्ग क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो टीचर पेपर बनाते हैं ना वो खुद बता रहे होते हैं कि हमें एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन पेपर देने से मना कर देता है कि आपने क्वेश्चन पेपर में नहीं देने, तो उनमें से एक क्वेश्चन बोर्न-हैबर साइकिल है। अब आपका अंदाज़ा लग गया होगा कि एग्जामिनर क्यों मना करते हैं कि आपने ये वाला क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने पेपर में नहीं देना, क्यों? क्योंकि इसमें टोटली रट्टा है। समझने वाली चंद एक चीज़ें हैं कि सिंगल स्टेप में जो एनर्जी में चेंज आया, सिंगल स्टेप में जो एनर्जी में चेंज आया और दो स्टेप में जो एनर्जी में चेंज आता है वो दोनों इक्वल होते हैं। सही है, तो ये एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। तो ये था जी हमारे पास बोर्न-हैबर साइकिल। अब ये वाला साइकिल आपको अगर सपोज किया आ भी जाता है, और बाद में एग्जामिनर दे देते हैं, तो अगर ये सपोज करते हैं आ भी जाता है तो आप इसको सेम एज इट लिख दो। ये साइकिल आपने बनाना है, बाकी कुछ बातें वहाँ से लिखनी है। ये आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है बच्चे वैल्यूज़ को याद रखना है। अगर आप वैल्यूज़ को सही तरीके से याद कर लेते हो तो आपके लिए काम बहुत ही आसान रहेगा। सही है, तो यही है हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।